मैंने कहा इस अस्पताल में उसी दिन कदम रखूंगा जिस दिन इसी देखने लायक होंगे। पॉलिटिक्स में आना और समाज सेवा का ऐसा कोई मेल नहीं है। पिताजी की देन के कारण हम चारों भाई डॉक्टर हैं। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण परिवार रहा है। मैं देखो शुरू से समाज सेवक हूँ। मेरे पिताजी बिल्कुल किसान, मेरी माँ भी घर का काम करने वाली गृहिणी। इस तारीख ने प्राण प्रतिष्ठा यूवी टाइम पर भी थे, 1 लाख दीवा वितरण करवाया। हाँ, मैंने कम से कम अब तक लगभग 1000 कैंप निःशुल्क कैंपों में भाग लिया है, क्योंकि दुनिया में कोई न कोई ताकत तो ऐसी है जो साइंस से भी ऊपर है। मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। राम राम जी मोक्ष पूजल को शिखर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी फिलहाल फ्रेम में थे देखने लग रहा होगा डॉक्टर BL रणवा जी। अन्य जनता जाना है तो केवल डॉक्टर तक जाना है कि भाई डॉक्टर ही अपना दिखा के आना है, बहुत अच्छा डॉक्टर ही। पर ये आके जो पढ़ाई लिखाई है, पीछे को बैकग्राउंड है और साथ में ही कया का परिवार हुई ये नीक रही आके जो पीछे की जो जर्नी है वह कोई भी कौन जाने। काफी लोगों के मन में इच्छुक भी हुआ है कि भाई डॉक्टर BL रणवा जी को नाम काफी चाला है सीकर के अंदर, तो आगे पीछे की जर्नी आनी चाहिए। तो आज आके जर्नी के ऊपर आप बातचीत करांगा कि आपको पीछे को बैकग्राउंड है वो के कुछ रहो है। तो वीडियो है इन हर एक किसान परिवार तक, हर एक लोगों तक पहुंचाना है। राम राम जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं थारी जन्म हो जरा बातचीत करना चाहूंगी। कहीं का परिवार थे आओ हो, कितना भाई बहन, माता पिताजी के कुछ करया करता? मैं एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में पेवा राजपुरा के बीच में एक जगह है छोटी सी, वहाँ पैदा हुआ 10 फरवरी 1968 को। और मेरी स्कूलिंग बहुत ही छोटे से ग्राम राजपुरा में 8 क्लास तक हुई। उसके बाद में मैं सीकर आ गया 1980 में, और 80 से लगातार मैं लगभग सीकर में बना रहा हूँ जब तक कि मेरी शिक्षा बाहर नहीं हुई। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण परिवार रहा है, गांव का एक साधारण परिवार। मेरे पिताजी बिल्कुल किसान, मेरी माँ भी घर का काम करने वाली गृहिणी किसान, और हमारा जो रोजी रोटी का जो धंधा था पशुपालन और किसानियत था। खेती बिल्कुल खेती, नीरी खेती। और उसी के आधार पर मेरे पिताजी ने, हम 4 भाई रहे, 4 भाइयों को पढ़ाया। हम फक्र के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिताजी की देन के कारण हम चारों भाई डॉक्टर हैं, और हमारे परिवार में अब तक मिलाकर के 11-12 डॉक्टर हैं। तो ये सारी जो श्रेय देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने कड़ी मेहनत करी। वो जमाना था जब मैं सीकर आता था तो 10 पैसे किराया लगता था। 10 पैसे यानी 1 रुपया में तो सारो काम कर जाता। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मैं स्कूलिंग में था यहाँ तो मैं सामने ही कल्याण स्कूल में पढ़ा हूँ, और कल्याण स्कूल के बाद कल्याण कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में। उसके बाद में मैं मेडिकल कॉलेज में गया हूँ। तो वो जमाना था, उस समय खर्चे का नाम ही नहीं था। टोटल खर्चा हमारा जो महीने का मिलता था 7-8 रुपए में मिलता था, और 7-8 रुपए में हमारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाता था। लेकिन वो 7-8 रुपए मैं समझता हूँ आज 7 लाख कमाने से भी ज्यादा था हमारे माता पिता के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद में हमने हमारे गुरुओं के पुण्य प्रताप से समझिए, या मैं डॉक्टर के बजाय आपको सही कहने देना चाहता हूँ, प्रशासनिक सेवा में जाना का मेरा विचार था। अच्छा। इसीलिए मैंने BSc किया था। BSc करने के पश्चात मैं जब बिल्कुल खाली था अपना जो कुछ IAS वगैरह की तैयारी के लिए, तो हमारे गुरुजी होते थे मुकुंद सिंह जी, जो प्रिंसिपल हेडमास्टर है SK में। ठीक है। उन्होंने एक दिन मेरे को बताया कि जब तुम तैयारी करना चाहते हो तो अभी एग्जाम IAS का होने में तो समय है, और तुम्हारी एज भी नहीं हुई है उसके लायक। ठीक है। तो ये जो 1-1.5 साल तुम्हारे पास बचा है, उसमें तुम्हें एक बार PMT जरूर ट्राई करनी चाहिए। ठीक है। मैंने मेरे जिंदगी की पहली PMT 1988 में ट्राई की, और पहली PMT क्रैक करके 50वीं पोजीशन पे राजस्थान में मैं पहुंचा। और मेरे को जो अलॉटमेंट हुआ SP मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उस समय तक मेरिट के आधार पे मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होते थे। तो SP मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हुआ बीकानेर, और बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से जब अलॉटमेंट हो गया। डॉक्टरों पहले थे कंपाउंडर, हाँ, यह बात हकीकत है या क्या? नहीं, बिल्कुल आ बात भी ठीक है तारी, कि
हमारे दिमाग में जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ध्यान रखता था। तो मैं गया अपने चिकित्सालय कल्याण में, राष्ट्रपति स्काउट के लिए जॉब होता था कि मरीजों की सेवा करनी। तो मरीजों की सेवा में मैं जाता था। तो वहां जाते जाते मैंने देखा कि सफेद यूनिफॉर्म में कुछ लोग घूमते थे। अच्छा। और उनसे पूछा भाई आप क्या हो, तो उन्होंने कहा हम मेल नर्स। अच्छा मेल नर्स, उन्होंने क्या तनख्वाह मिलती है? तो मुझे तो वो 7 रुपए याद थे, वहां मिलते थे 700 रुपए उनको। अच्छा। तो मुझे लगा यार बड़ी तनख्वाह मिलती है और इजीली नौकरी मिल जाती है। अपने को तो किताबों की व्यवस्था के लिए, कपड़ों की व्यवस्था के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें IAS बनना है। तो ऐसी स्थिति में हमने हमारा दिमाग लगाया उधर कि अपने को क्यों ना ये नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और हमने 11th के बाद में एक फार्म उसका भी लगा दिया नर्सिंग का, और नर्सिंग हमने ज्वाइन कर ली। और नर्सिंग का कोर्स लगभग नहीं पूरा कंप्लीट करने के पश्चात या कंप्लीट हो रहा था, तो मैं इसमें एक ये भी बात है, तो आपको ये भी बता दूं, मेरा एक दृश्यांत वाक्य है या सिस्टम है या जी बताओ। कोई ऐसा जीवन में कई बार बदलाव आता है, जैसा मैं गुरुजी का कह रहा था उसी तरह एक इसमें ये भी बदलाव है कि मैं एक चिकित्सक के पीछे खड़ा था और वो चिकित्सक जो है ECG जो समझते हैं आप, कार्डियोग्राम जी, ECG देख रहे थे जी। मैं एज ए नर्सिंग स्टाफ उनके पीछे खड़ा था और मेरा भी झुकाव हो गया उस ECG को देखने में कुछ। अच्छा। तो वो झल्लाए डॉक्टर साहब और बोले जी कि ले तुम ही देख लो ये ECG। अच्छा। तो गुस्सम की भाई ले, हाँ, ये देखो, आप ही देखो, बोले आप ही देख लो ECG। आप ही देख लो। तो उस समय मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, दिमाग में आया कि चिकित्सक बनना भी बुरी बात नहीं है। हालांकि IAS में बनना चाहता था, जैसे मैंने आपको कहा, बीच में गुरुजी ने भी कुछ परिवर्तन दिए, लेकिन वो भी एक मेरा बहुत बड़ा मोड़ था मेरी जिंदगी का कि मैंने वहीं वो चिकित्सा जो कंपाउंडर का कार्य था वो छोड़ दिया। और उसके बाद में गुरुजी के पद चिन्हों के हिसाब से मैंने तैयारी की PMT की, और आपको जैसा बताया मैं 50वें नंबर लेकर के PMT क्रैक करके बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। हालांकि उस समय थोड़ा सा हमारे जो चिकित्सक थे उससे हमारी वार्ता भी कर्कश शब्दों में हुई थी। मैंने कहा इस अस्पताल में उसी दिन कदम रखूंगा जिस दिन ECG देखने लायक होऊंगा। अच्छा। तो वो भी मैंने मेरा सपना पूरा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जी हॉस्पिटल में थे कंपाउंडर, अभी डॉक्टर भी बन के रहा। बिल्कुल उसी अस्पताल में जो डॉक्टर साहब के सामने मेरी बात हुई थी उनके बराबर की डिग्री लेकर के MD मेडिसिन करके उसी अस्पताल में पहली पोस्टिंग ली। ये मेरा सपना था और बिल्कुल ली। मैं आभारी हूँ उन चिकित्सक महोदय का, अब भी मिलता हूँ तो उनके चरण स्पर्श करता हूँ कि अगर उस दिन वो मेरे को उस तरह से नहीं कहते तो मेरे में हो सकता है ये भावना नहीं आती। और उसी भावना के तहत मैं जो है एक अच्छा डॉक्टर बन पाया, सीकर जिले की, मेरे जिले की सेवा कर पाया, मेरे शेखावाटी एरिया की सेवा कर पाया। स्कूल में जाया करता तो बी टाइम पर के डॉक्टर वगैरह की गांव के अंदर सुविधा होया करती। डॉक्टर तो बड़ी बात थी, नर्स कंपाउंडर या इंजेक्शन लगाने वाला भी गांव में नहीं मिलता था। 10-15 दिन पहले की ही बात कर ला कि राम लल्ला की 22 तारीख ने प्राण प्रतिष्ठा हुई, टाइम पर भी थे 1 लाख दीवा वितरण करवाया हा, प्रोग्राम वगैरह करवायो हो, थारी गाड़िया का काफिला भी निकला हा। तो इसके बारे में भी लोग जानना चाहे ही। देखो मैं कि पॉलिटिक्स को के कुछ रसीदी बात नहीं, देखो मेरा ये है कि मैं देखो शुरू से समाज सेवक, मैं स्कूलिंग था, कॉलेज में था, हर जगह किसी न किसी माध्यम से मैंने जन सेवा की है। और मेरा मन रहता था चाहे मैंने किसी अंधे को सड़क ही पार कराई हो, लेकिन हमेशा दिल में ये रहा है कि किसी का भला किसी न किसी रूप में जरूर करें। और वो चिकित्सकीय पैसे में रहते हुए भी किया, विभिन्न संस्थाओं के साथ भी जुड़ करके किया। जैसे ये नहीं है कि मैं अभी कोई समाज सेवा में आया हूँ। मैं जब स्कूलिंग था हम स्काउट कैंप लगाते थे, हम NCC कैंप लगाते थे, हम NSS के कैंप में जाते थे। हर जगह सेवा कार्य का जितना भी बन पाता था हम लोग करते थे। उसके बाद में जैसे ही मैं चिकित्सकीय पैसे में आया तो मैंने कम से कम अब तक लगभग 1000 कैंप निःशुल्क, अच्छा, राजस्थान में कह दीजिए या खासतौर से शेखावाटी क्षेत्र में निःशुल्क कैंपों में भाग लिया है। क्योंकि जब मैं कुछ टाइम के लिए अजमेर रहा तो अजमेर में मैंने निःशुल्क कैंप लगाए, मैं बीकानेर रहा तो बीकानेर में मैंने निःशुल्क कैंपों का आयोजन करवाया। और जब से मैं सीकर में आ गया हूं तो सीकर में भी 860 के आसपास जो है मैंने कैंप जो है निःशुल्क करवाए, जिनमें निःशुल्क दवा, कोई भी शुल्क नहीं, किसी भी तरह की जांच का कोई शुल्क हमने नहीं लिया। इस तरह के कैंप करवाए। इसके अलावा मैं लायंस क्लब के माध्यम से भी
कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट सीकर को दिए हमने जो कि पायनियर प्रोजेक्ट हैं। इसके हॉस्पिटल के सामने आप देखते होंगे 5 टॉयलेट बने हुए हैं, उसके पास में एक बड़ा टॉयलेट फीमेल बना हुआ है। जी जी जी। वो पहला हमारा पायनियर प्रोजेक्ट था जिसका स्पॉन्सर मैं था। वो मेरी कमाई के पैसे से बनवाया मैंने। ठीक है। और उसकी फिर पूरे शहर में कॉपी हुई जी। और माननीय कलेक्टर साहब ने उसको सराहा और उन्होंने उसी तरह के टॉयलेट पूरे शहर में जगह जगह, क्योंकि वो कम जगह घेर करके अच्छे टॉयलेट्स बने। हमने एक स्मृति वन में भी बायो टॉयलेट दिया जिसमें मेरे साथ हमारे एक खिचड़ साहब है गोकुलपुरा के, उनका भी सहयोग रहा और मेरा सहयोग से वो स्मृति वन में पहला बायो टॉयलेट लगा। इस तरह हम काम करते रहे। ये 8-10 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, आज की बात नहीं कर रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स में आना और समाज सेवा का ऐसा कोई मेल नहीं है। रही बात ये कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया और क्या करना चाहता हूँ, मेरा एम क्या है, लोगों को सवाल है यो। बिल्कुल लोगों का नहीं, ये हर आदमी के जहन में आने वाला सवाल है और आना भी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आदमी की एक सिस्टम होता है जी। जैसा कि पहले पुराने टाइम में आदमी की उम्र 100 साल मान करके एक 25 साल तक का ब्रह्मचारी आश्रम होता था जिसमें लोग क्या करते थे, पढ़ाई करके और अपना कैसे एस्टेब्लिश आगे हो सकते हैं, ग्रस्त जीवन कैसे चल सकता है वो सीखते थे। उसके बाद में एक ग्रस्त आश्रम होता था जिसमें 25 से लेकर के 50 साल की उम्र तक के लोग में उसमें कमाई करना है, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पैदा करना है, जो भी सिस्टम है वो चलता था। और उसके बाद में होता था वानप्रस्थ आश्रम जिसमें कि वो लोगों की कैसे सेवा कर सकता है, और लास्ट वाला होता था संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे हिंदू सनातन धर्म में रही है। अब आप समझ लीजिए उसी तरह का सिस्टम मेरे समझ में आया कि मैं 50 से ऊपर हो गया हूँ। मेरे को मेरे अस्पताल को मेरी जरूरत ज्यादा नहीं है। अच्छा। और जब मेरे अस्पताल को मेरी जरूरत मुझे लगता नहीं है, मेरे बच्चे संभाल सकते हैं या जो लोग हमारे साथ एसोसिएट है वो संभाल सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं समाज सेवा के क्षेत्र में और ज्यादा कार्य कर सकूं। तो मैंने सारा चिकित्सकीय काम कम करके या एक तरह से उससे क्विट आउट करके निकल करके मैंने ये सोचा सेवा में लगा। बिल्कुल 100% समाज सेवा, 100% समाज सेवा और समाज के लोगों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना और अपनी जो पूंजी मेरे पास मेरे हिस्से की है उसको धीरे धीरे अच्छे सामाजिक कार्यों में वे करना, ये मेरा परम कर्तव्य है और मानस भी यही है। अभी मेरी रात में ही एक ऑफिस में ही काम करी ही परवीन जी खिरोड का रहने वाला ही, तो वह मन बता रहा कि जाओ तो यह बातें जरूर रखियो, बाकी फैमिली के अंदर ही कोई डिलीवरी होने वाली ही और ब्लड की जरूरत थी, केवल ही थे 2 मिनट में वो काम करे। और फिर भाई एक चीज और बताई कि निःशुल्क 1 रुपया भी थे कौन लियो। देखो मैं तो एक मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जो इस चीज को उजागर करके दूसरों लोगों को मोटिवेट करते हैं। मेरे मन में तो हमेशा सेवा की भावना रही है। जी जी। मैं जैसा आप कह रहे हो किसी ने आपको ये बताया मेरे बारे में कि मैंने उनका निःशुल्क काम किया है, मैं तो मेरे मन में हमेशा शुल्क लिया ही नहीं। हमने कहीं मेहनताना जरूर लिया होगा, शुल्क शब्द जो हमारे अस्पताल में ही नहीं रहा, मेरे जहन में भी नहीं रहा। और मैंने कोई भी आज तक ये मरीज नहीं कह सकता कि मैंने फीस नहीं दी इसलिए डॉक्टर ने BL रणवा ने मेरे को नहीं देखा। अच्छा। फीस का मेरे लिए सेकेंडरी था, मेरे लिए ये नहीं था फीस लेने वाले को ही देखूंगा। लेकिन मैंने जहां भी कोशिश कर सकता हूं और किसी ने आपको इस तरह का बताया है कि मैंने अच्छा काम उनके लिए किया, तो मैं आभारी हूं उनका कि वो लोगों को इस बारे में बताएं ताकि दूसरे लोग मोटिवेट होकर के वो रास्ता चुने जो मैंने काम करने की कोशिश की है या मेरे से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा में आए। क्योंकि ब्लड ऐसी चीज है जो कहीं पैदा नहीं की जा सकती, उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं होती। और उस समय जिनको भी जरूरत थी और अगर हमने अगर उनको निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करवाया तो हमने उन पे कोई एहसान नहीं किया। हमने एक हमारा जो नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य था वो निभाया। ये जो प्रोग्राम करवायो गए हो 22 तारीख ने, इसके पीछे के कुछ रीजन हो था, के कुछ एक महत्व हो? देखो क्या है कि लोग जैसे मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ आध्यात्म की तरफ कुछ काम कर रहा हूँ, तो ऐसे कमेंट्स भी कई जगह आते हैं कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं और अंधविश्वास की बात करने लगे। बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है, बात सिर्फ विश्वास की है कि दुनिया में कोई ना कोई ताकत तो ऐसी है जो साइंस से भी ऊपर है, बिल्कुल, जिससे ये दुनिया चलती है। और हमारे सनातन की मान्यता है
कि हमारा भगवान है, हमारा कोई राम है, हमारा कोई कृष्ण है, तो किसी चीज में विश्वास, किसी भगवान में विश्वास करने से आत्मबल बढ़ता है जी। हम सिर्फ लोगों को किसी पूजा पाठ में धकेलना नहीं चाहते हैं। मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ ये है कि आप सद्गुण, सदचरित्र के मालिक बने, अच्छे चरित्र के मालिक बने, अपने कर्तव्य समझें, और जैसा कि राम का जो अपन पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या जो चरित्रार्थ सुनते हैं, राम का जैसे व्यक्तित्व था वैसा नहीं बन सकते, तो भी जितना अपन उनके गुणों को आत्मसात कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें, तो ये देश, हमारा देश विकसित राष्ट्र भी होगा, अच्छा राष्ट्र भी होगा, सद्गुणी सच्चरित्र वाला राष्ट्र होगा। दुनिया में जैसा हमारा पहले हम सुनते हैं कि हमारा जो है विश्व में एक पताका हमारी फहराती थी सनातन की, और हमारे देश की, हमारा देश दुनिया का नंबर 1 हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो ये चीजें तभी संभव है। साइंस किससे अपार्ट नहीं करना चाहते, साइंस अपनी जगह काम कर रही है, साइंस का काम साइंस है, लेकिन आत्मबल जब तक मनुष्य में नहीं होगा तो न कोई साइंस का काम कर पाएगा, न कॉमर्स का काम कर पाएगा, न किसी दूसरी चीज का काम कर पाएगा। व्यापार करने से पहले भी आत्मबल चाहिए, साइंस का वर्क करने से पहले भी आत्मबल चाहिए, आपको यहाँ से उठ करके चल जाने में भी आत्मबल चाहिए। आत्मबल बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, हमारा किसी चीज को अंधविश्वास में या इस तरह के किसी चीज में धकेलना नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप लोग राम के गुणों का आत्मसात करें। मैं ये कहता हूं कि सनातन धर्म में जो चीजें दी हुई हैं वो चरित्रवान चीजें हैं, उस चरित्र को अगर आत्मसात करेंगे और उस रूप में चलेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे घर का विकास होगा, हमारे खुद के सच्चरित्र का विकास होगा। इसलिए ये जो कार्यक्रम मैंने कराया ये इसी उद्देश्य से कराया। सबका आदर करने वाला जो सनातन है उसको अगर आगे बढ़ाने में हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको किसी भी रूप से पॉलिटिकल एंगल से या किसी दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। आपके कुछ लाइफ में आगे करना चाहूंगा। देखो ऐसा है, मैं इस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया था जयपुर में, और अभी भी मैं साधारण कार्यकर्ता ही हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है या मुझे समझ आती है कि ये मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको मैं जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा हूँ, अभी कुछ समय से इसी कार्य में लगा हूँ। और मेरे को जो दिमाग में है कि मोदी जी बहुत अच्छे नहीं, आज तक के सबसे बढ़िया यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके जीवन ने मेरे को बहुत प्रभावित किया है। तो उनकी जो भी योजनाएं आ रही हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं आ रही हैं, ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिनसे कि आम जन का भला हो सकता है, वो योजनाएं लेकर के मैं जन जन तक जाता हूं, जन जन को बताता हूं और जन जन से इस संबंध में बात करता हूं। और सब जगह से यही निकल के आता है कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इस योजनाओं का फायदा जन जन ले रहा है। इसी के लिए मैं लगा हुआ हूं। मैं रोज कम से कम 20 गांव विजिट कर रहा हूं और हर गांव में जाकर के वहां का जो भी मुखिया होता है या जो कोई मुख्य आदमी मिलता है, या जैसे आप मारवाड़ी में बात करेंगे, गुवाड़ में बैठे कोई आदमी मिले, बाकी बीच में बात करा, भाई देखो जी आजकल एक बड़ा बुजुर्ग ताश, हाँ बिल्कुल ताश पत्ते मिल जाए तो बालागर साहब बात कराएंगे, देखो आजकल एक सोलर वाली योजना आएगी, 18,000 रुपया जो है पर केवी पे जो था ना फ्री सब्सिडी मिल रही है। तो कोई सी भी कंपनी उतारी इच्छा हो ले लो, लगा लो, क्योंकि बड़ो एक ये बहुत बड़ा विजन अभी मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ आया है कि जो एनर्जी सूर्य भगवान की है उसको अपन बिना पैसे टके के, बिना किसी उसके, भगवान अपने को दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, और उसको उपयोग अगर करेंगे तो पूरा भारत जो है बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी तरह की जो भी योजनाएं आती हैं, उन आयुष्मान है और कोई तरह की योजनाएं जो भी हैं, सब योजनाओं को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई जो भी योजनाएं जिसमें जिस जगह मुझे लगता है उसका ब्यौरा देना चाहिए या उस बात को लोगों को बताना चाहिए, मैं बताता हूँ। आगे लोकसभा का चुनाव भी आ रहे हैं, तो बाकी थारी के कुछ तैयारी चल रही है, के कुछ थारी विचारधारा है, के कुछ थारी पार्टी की? देखो हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी भी साधारण कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी दे देती है, वो जिम्मेदारी जहां जिसको भी मिलेगी हम उसके साथ होंगे। अगर वो जिम्मेदारी जिस तरफ भी आती है, हर आदमी, हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है हमारा कि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। आपका इशारा मैं समझ पा रहा हूं, आप टिकट की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन टिकट हमारी पार्टी में किसी स्वयंभू नेता को नहीं मिलती, किसी ऐसे नेता को नहीं मिलती जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं।
हमारी पार्टी उस आदमी को और उस कैंडिडेट को सोच समझ के टिकट देती है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो हमारे देश में जो भी विकास के कार्य हैं उनमें अपनी सहभागिता अच्छी तरह से निभा सकता हो। आज आपने मेरी जीवनी पे खास तौर से प्रकाश डाला और डालने की कोशिश की। हालांकि जीवनी बहुत बड़ी होती है, उसके बारे में सब कुछ बताना संभव भी नहीं होता, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए तो ये है कि आप मन में जो ठान लेंगे वो हो सकता है। दुनिया में असंभव शब्द किसी डिक्शनरी में है तो उसको हटा देना चाहिए। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, वो विद्यार्थियों के लिए है। बाकी आम जन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने आत्मबल को लेकर के, अपना संबल लेकर के, अपने चरित्र को लेकर के सब कुछ अच्छा करें तो भगवान सबके लिए अच्छा करेगा। जय श्री राम। और बहुत बढ़िया लगे मिलकी, बहुत सारी बातें अपने साथ में ये शेयर करी ही, तो वीडियो में शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो है वो पहुंचाना है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी, जय किसान, जय जवान।